बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक वडेरे की बीवी थी। मेरा शौहर बहुत नेक और रहमदिल था। गांव वालों की खूब मदद करता। हर रोज मगरिब के बाद वो 5 नाबालिग लड़कों को अपने साथ कमरे में ले जाता। 2 घंटों बाद उनकी वापसी होती तो उनमें से हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए खुशी खुशी स्याह थैले में पैसे थामे वापस लौटता। शौहर से पूछती तो वो कहता, गरीब बच्चों की मदद करता है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर एक दिन मैं पहले ही कमरे के पर्दे के पीछे छुप गई। मगरिब के बाद जैसे ही वो लोग कमरे में आए तो हकीकत जानकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा शौहर तो मेरी शादी की पहली रात थी। मैं सेज पर घूंघट ओढ़कर बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। घड़ियां गुजरती जा रही थी मगर मेरा शौहर था कि कमरे में ही नहीं आ रहा था। मेरा दिल घबराने लगा तो मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। मैं चौधरी के घर ब्याह कर आई थी। हवेली बहुत बड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊं। एक मुलाजमा आगे बढ़ी और बोली, आप कमरे से बाहर क्यों निकल आई हैं? मैं बोली, मुझे अपने शौहर के पास जाना है। मेरी बात सुनकर वो मुलाजमा कुछ परेशान सी हो गई। उसने सर्वेंट क्वार्टर की जानिब बने एक कमरे की तरफ इशारा किया था। वो कहने लगी, चौधरी साहब इस वक्त उस कमरे में होते हैं। मैं उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो मुलाजमा ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो कहने लगी, उस तरफ जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। मुझे मुलाजमा का रवैया अच्छा नहीं लगा था। मैं गुस्से से बोली, मैं कोई नहीं, चौधरी साहब की बीवी हूँ। मुलाजमा घबराई हुई लग रही थी। वो कहने लगी, अगर आप उस कमरे की तरफ चली गई तो चौधरी साहब की बीवी नहीं रहेंगी। मैं बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? इस बात का क्या मतलब है? मुलाजमा कहने लगी, मुझे डर है कहीं चौधरी साहब आपको तलाक ही ना दे दें। इतना कहकर वो मुलाजमा तो चली गई थी, जबकि मुझे हैरान छोड़ गई थी। मगर मैं उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। अभी थोड़े फासले पर ही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें से 5 लड़के निकले थे। जब वो मेरे पास से गुजरने लगे तो मैंने उनको देखा। उनके चेहरे जर्द थे मगर चेहरों पर मुस्कुराहट सजी हुई थी। न जाने ये मुस्कुराहट सच्ची थी या झूठी। खैर, तभी मेरी नज़र उनके हाथों में पकड़े थैलों पर गई थी। उन 5 लड़कों ने हाथों में स्याह थैले पकड़े हुए थे। उनमें से एक लड़के को मैंने रोक कर कहा, बात सुनो। तो कहने लगा, जी क्या बात है? मैं बोली, इस थैले में क्या है? वो कहने लगा, इस हवेली के चौधरी साहब बहुत ही नेक इंसान हैं। उन्होंने हमें पैसे दिए हैं। अभी मैं कुछ और पूछती मगर तभी कमरे से मेरा शौहर भी बाहर निकल कर आ गया। वो लड़के आगे बढ़ गए जबकि मेरा शौहर मुझे घूरने लगा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वो कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैं जल्दी से बोली, मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, आप कमरे में नहीं आए तो मैं बाहर निकल आई। मेरा शौहर कहने लगा, खबरदार जो आज के बाद तुम मुझे इस कमरे के इर्द गिर्द भी नजर आई। मैं बोली, क्यों वकील, इस कमरे में ऐसा क्या है कि आपकी बीवी को ही आने की इजाजत नहीं? तो मेरे शौहर ने मुझे सपाट नजरों से देखा था। वो कहने लगा, तुम्हें मेरी बीवी बने हुए अभी 36 घंटे भी नहीं हुए और तुम हक जताने लगी हो। चलो कमरे में, मैं आता हूँ। चौधरी साहब के चेहरे पर गुस्सा देखकर मैं घबरा गई थी, इसीलिए जल्दी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और बेड पर घूंघट ओढ़कर बैठ गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरा शौहर कमरे में आया था। उसने मेरा घूंघट भी ना पलटा और बाथरूम में घुस गया था। जब वो फ्रेश होकर बाहर आया तो कहने लगा, उठकर मुंह हाथ धो लो और सो जाओ। मुझे अपने शौहर का ये रवैया अच्छा नहीं लगा था। मैं बोली, चौधरी साहब मेरा घूंघट तो उठा लें। चौधरी कहने लगा, हाँ घूंघट उठा लेता अगर तुम मेरे पीछे कमरे से बाहर ना निकलती। अब उठो और फ्रेश होकर सो जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। बहुत दिनों से शादी की तैयारियां कर रहा था। मेरा शौहर बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था। पूरे गांव में उसकी बहुत तारीफ की जाती थी। हर शख्स उसे पसंद करता था। चौधरी साहब के बारे में यही मशहूर था कि वो हर किसी की मदद करता है। कोई भी ऐसा घर नहीं था जिस घर में चूल्हा ना जलता। अगर किसी के घर में खाने के लिए कुछ ना होता तो चौधरी साहब उसकी मदद करते थे। मैं भी एक गरीब घराने की ही लड़की थी। मेरा बैकग्राउंड कोई इतना मजबूत नहीं था। मैं चौधरी साहब के मज़ारे की बेटी थी। ये बात थी कि मैं पढ़ी लिखी थी। न जाने इन्होंने मुझे कहाँ देखा तो मुझ पर फिदा हो गए। मेरे लिए रिश्ता भेजा तो मेरे अब्बू ने झट से हाँ कहती थी, क्योंकि चौधरी का रिश्ता आना कोई आम बात नहीं थी। मैं भी खुश थी कि चलो एक नेक दिल इंसान की बीवी बन जाऊंगी तो हमेशा सुखी रहूंगी। मगर मुझे कहाँ पता था कि शादी की पहली रात ही हम दोनों के दरमियान ऐसा रिश्ता कायम हो जाएगा। वो शख्स जो दुनिया वालों के लिए बेहतरीन था, मेरे लिए न जाने वो ऐसा क्यों हो गया था। मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही थी, जबकि मेरा शौहर तो खुद गहरी नींद सोया था। मुझे उसका यह रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मैंने सोच लिया था कि सुबह उठते ही चौधरी साहब से इस मुतालिक ज़रूर जिक्र करूंगी। मगर हुआ ये कि जब सुबह सबके जागने का टाइम हुआ तब मेरी आंख लग गई। जब मैं जागी
तो मेरा शौहर कमरे में मौजूद नहीं था। गांव का माहौल था, इसीलिए वलीमे की दावत सुबह 10 बजे ही रखी गई थी और पूरे गांव के लोगों को मदऊ किया गया था। मेरी सहेलियां तो मेरे साथ हंसी मजाक करती नहीं थी। वो कहने लगी, तुमने ऐसा क्या नेक काम किया था कि इतने बड़े घर की बहू बन गई हो? अपना झूठा पानी हमें भी पिला दो ताकि हमारे भी नसीब खुल जाए। मैं बोली, पता नहीं मेरे नसीब अच्छे हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, वलीमे की रस्म के बाद मुझे मेरे कमरे में बिठा दिया गया था। मेरी नज़रें दरवाजे की जानिब लगी हुई थी। मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरा शौहर कमरे में आ जाए और मैं उससे गुफ्तगू करूं, मगर ऐसा न हुआ। वक्त आज फिर गुजरता जा रहा था, लेकिन मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। मैं उठकर बाहर जाना चाहती थी, मगर फिर दिल में ख्याल आया कि अगर कमरे से बाहर निकली तो मेरा शौहर फिर मुझसे नाराज़ हो जाएगा कि तुम आज फिर कमरे से निकलकर मेरे पीछे बाहर आ गई हो। इसीलिए उठकर मैं खिड़की में खड़ी हो गई थी। मैंने सोचा कि अगर अकील यहाँ कहीं होगा तो मुझे नज़र आ जाएगा। मैं खिड़की में खड़ी बाहर का मंजर देख रही थी जब मेरी नज़र सर्वेंट क्वार्टर वाले कमरे पर पड़ी थी। मैंने देखा कि आज फिर उस कमरे से 5 नाउम्र लड़के बाहर निकले थे और उनके पीछे ही चौधरी साहब भी थे। मैं हैरान थी कि आखिर मेरा शौहर इन लड़कों को कमरे में क्यों लेकर जाता है। इन लड़कों की और मेरे शौहर की उम्र में बहुत फ़र्क था। अगर तो ये मेरे शौहर की उम्र के होते तो मैं समझ जाती कि ये दोस्त हैं, मगर ये दोस्ती कैसे हो सकती थी, क्योंकि मेरा शौहर तो उनसे उम्र में 3 गुना बड़ा था। मैंने सोचा कि आज जब वकील कमरे में आएगा तो मैं उससे पूछ लूँगी। मैं जाकर बेड पर बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद मेरा शौहर भी कमरे में आ गया था। मैं उसकी जानिब मुंतज़िर नज़रों से देख रही थी। तब वो बोला, कैसी हो? मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो वो कहने लगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, नींद सी आ रही है। ऐसा करो कि तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। मुझे अपने शौहर का ये रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी। मैं बोली, चौधरी साहब, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वो कहने लगा, मुझे ज़्यादा सवाल जवाब करने वाली लड़कियाँ पसंद नहीं हैं। मैं बोली, अगर आपने मुझे इस सवाल का जवाब ना दिया तो मैं रात भर सो नहीं पाऊंगी। वो कहने लगा, हाँ पूछो, क्या बात है? मैं बोली, आपने मुझसे शादी अपनी पसंद से की थी या किसी ने कहा था? तो चौधरी साहब ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा था और कहने लगा, 100% अपनी पसंद से शादी की थी, कोई मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो मैं बोली, फिर आप मेरे साथ इस तरह का रवैया क्यों रखते हैं? तो मेरा शौहर बोला, मैं तुम्हारे साथ किस तरह का रवैया रख रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हें घर दिया है, अपना नाम दिया है, तुम्हें और क्या चाहिए? बस ये बात है कि मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो गई हो? मैं उनकी बात सुनकर चुप कर गई थी। खैर, अब मैं गहरी सोच में पड़ गई कि क्या मेरी सारी उम्र इसी तरह बीतेगी? कहीं मैंने अकील के साथ शादी करके गलती तो नहीं कर दी? सारी रात इन्हीं सोचों में गुजर गई थी। सुबह जब मैं बाहर निकली और हवेली का विजिट करने लगी तो मुझे वही मुलाजमा नजर आ गई थी जिसने मुझसे कहा था कि अगर आप उस कमरे की तरफ बढ़ी तो हो सकता है कि चौधरी साहब आपको तलाक ही दे दें। मैंने मुलाजमा को आवाज़ दी तो वो मेरे सामने मुअद्दिब सी आकर खड़ी हो गई थी। मैं बोली, मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे चौधरी साहब हर रोज़ सर्वेंट क्वार्टर क्यों जाते हैं? तो वो कहने लगी, हवेली में इस मौजू पर बात करने पर पाबंदी है, किसी को भी ये पूछने का हक नहीं है। मैं बोली, क्यों भाई, क्यों हक नहीं है? मैंने देखा है चौधरी साहब जब उस कमरे से निकल कर आते हैं तो वो बहुत थके हुए से होते हैं, उनका तो किसी के साथ बात करने को भी दिल नहीं करता। मुलाजमा मेरी बात सुनकर खामोश हो गई थी। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई जैसे वो देख रही थी कि कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा। फिर कहने लगी, बेगम साहिबा, आपने सिर्फ चौधरी साहब की थकान देखी है, आपने कभी नहीं देखा कि वो लड़के जो चौधरी साहब के साथ सर्वेंट क्वार्टर में होते हैं, वो जब बाहर निकल कर आते हैं तो वो किस कदर थके हुए होते हैं। मैं मुलाजमा की बात सुनकर चौंक गई थी। मैं बोली, तुम्हें कुछ मालूम है क्या? ऐसा क्यों होता है? तुमने कभी उस कमरे में झांक कर देखा है कि उस कमरे में क्या है? तो वो कहने लगी, नहीं, किसी भी मुलाजिम को उस कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है। हमें नहीं पता कि वहाँ क्या होता है और क्या नहीं। हाँ, मगर जब वो लड़के बाहर निकलते हैं तो उनके हाथों में स्याह थैले होते हैं जिसमें नोट ही नोट होते हैं। वो मुलाजिमा मजीद बोली, चौधरी साहब के पास पैसा भी बहुत है, वो हर वक्त गांव के किसी न किसी घर की मदद करते ही रहते हैं, न जाने वो इतना पैसा कहाँ से लाते हैं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई और बोली, क्या मतलब पैसा कहाँ से लाते हैं? वो गांव के चौधरी हैं तो पैसा तो उनके पास होगा ही। तो मुलाजमा कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है, चौधरियों के पास भी आजकल इतना पैसा नहीं होता। मैं अकील साहब के वालिद के दौर से इस हवेली की मुलाजमा हूँ, उनके वालिद के पास भी इतना पैसा नहीं था। हालांकि वो ज़मीनों को ज़्यादा समझदारी से देख रहे थे। वो हर फसल को वक्त पर बोते
और काटते थे, मगर फिर भी उनके पास इतना पैसा नहीं था। जबकि अकील साहब को तो ज़मींदारी का इतना इल्म भी नहीं है। उनकी फसलें अक्सर ख़राब रहती हैं, मगर फिर भी उनके पास पैसा होता है। मैंने सर हिला दिया था। मेरे हाथ में कुछ पैसे थे, मैंने वो उस मुलाजमा को दे दिए थे। मुलाजमा खुश हो गई थी और कहने लगी, आइंदा भी अगर आपको किसी किस्म की मालूमात चाहिए हो तो मेरे साथ रब्ता कीजिएगा। मैंने सर हिला दिया और वो आगे बढ़ गई थी। मुझे इतना तो पता चल गया था कि ये जो मुलाजमा है वो भी चौधरी साहब के खुफिया कमरे के बारे में मुतजस्सिस है। वो भी मालूमात हासिल करना चाहती है। खैर, मुझे भी मालूम हो गया था कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान अगर कोई चीज़ आड़े आ रही है तो वो फ़कत ये सर्वेंट क्वार्टर के पास वाला कमरा ही है। मैं यूं ही हवेली में चक्कर लगा रही थी जब अचानक से सामने से मेरा शौहर आ गया था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, अच्छा, तो आज हवेली की मालकिन हवेली के विजिट पर निकली हुई हैं, तो कैसी लगी ये हवेली? मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। तो वो कहने लगा, अगर किसी किस्म की कमी बेशी की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं इस हवेली को मुकम्मल तुम्हारी पसंद का बना दूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जो 2 रातों से मुसलसल मुझे इग्नोर कर रहा था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, आओ, मैं बाकी चीज़ें भी तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो मुझे अपने साथ लॉन में ले गया था। वहाँ पर नन्हे नन्हे फूल लगे हुए थे। वो मुझे दिखाने लगा था। उस वक्त वो एक मुकम्मल बदला हुआ इंसान लग रहा था। मैं उससे पूछना चाहती थी कि रात के वक्त आपका मूड इस कदर ख़राब क्यों होता है, मगर मैं पूछ नहीं सकी थी क्योंकि मुझे मालूम था कि वो मुझे अभी भी छोड़कर जा सकता था। खैर, हम दोनों का वक्त बहुत ही अच्छा गुजरा था। शाम हुई तो फिर से चौधरी साहब ने खुद को सर्वेंट क्वार्टर में बंद कर दिया था। फिर मैंने उन्हीं 5 लड़कों को उस कमरे में जाते हुए देखा था। फिर वो लड़के उस कमरे से 2 घंटे बाद ही निकले थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर ये लड़के उस कमरे में क्या लेने जाते हैं, और फिर पूरी हवेली में इसके मुतालिक बात करने पर पाबंदी क्यों थी। अगर कोई आम सी नॉर्मल सी बात होती तो जाहिर सी बात है हर फर्द को आज़ादी होती बात करने की, मगर कुछ न कुछ तो ऐसा खास था जो किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। चूंकि अब मैं इस घर की मालकिन थी तो मुझे ही हर चीज़ पर नज़र रखना थी। मैंने सोचा कि किसी मुलाजिम को तो इस कमरे के बारे में इल्म नहीं होगा। आज तो मेरे और अकील के दरमियान बहुत सी बातें हुई हैं, हमने बहुत अच्छा वक्त भी गुजारा। तो जब वो शाम को कमरे में आएंगे तो मैं उनसे प्यार मोहब्बत से पूछ लूँगी, ताकि मेरा तजस्सुस तो ख़त्म हो कि यहाँ क्या होता है। शाम बीती जा रही थी और हर रोज़ की तरह चौधरी साहब लेट ही कमरे में आए थे। जब वो आए तो उनके माथे पर शिकन थी। मैंने कहा, आप आ गए? मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। चौधरी साहब ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चले गए। जब वो वापस आए तो कहने लगे, हाँ, तुम अभी तक जाग रही हो, सो जाओ। मैंने उठकर अकील का हाथ पकड़ा और उनसे कहा, आप मुझे एक बात तो बताएं कि सर्वेंट क्वार्टर में हर रोज़ क्यों जाते हैं? मेरी बात सुनकर चौधरी साहब ने एक झटके से अपना हाथ मेरे हाथ से आज़ाद करवाया था। वो कहने लगे, इस हवेली में सर्वेंट क्वार्टर के मुतालिक बात करना मना है, मगर तुम इस हवेली में नई आई हो तो शायद तुम्हें इस चीज़ के मुतालिक इल्म नहीं है। तुम्हें इल्म नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें बख्श दिया। आज के बाद तुम उस कमरे के बारे में बात मत करना। मैं हैरान हुई और बोली, क्यों अकील, ऐसा क्यों है? मैं तो आपकी बीवी हूँ, मुझे तो इल्म होना चाहिए ना अकील। अकील कहने लगे, हर बात बीवियों को भी बताने वाली नहीं होती। बस मैंने कह दिया है कि तुम आज के बाद उसका जिक्र मत करना, तो बस फिर मत करना। अगर तुम इसरार करोगी या जिद करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के घर भिजवा दूंगा। ये बात सुनकर तो मुझ पर क़यामत बीत गई। घर भिजवाने का मतलब मैं खूब समझती थी, यानी वो मुझे तलाक देने की धमकी दे रहे थे। उस कमरे में ऐसा भी क्या था कि मेरा शौहर मुझे तलाक देने की धमकी देने लगा था? मैंने भी ठान ही लिया था कि अब उस कमरे का राज जानकर ही रहूंगी, इसीलिए चुप करके बैठ गई थी। चौधरी साहब फिर से गहरी नींद सो गए थे, जबकि मैं जागती रही और मनसूबाबंदी करती रही। मैंने सोच लिया था कि सुबह अपने मुलाजमीन से हर इन्फॉर्मेशन लेकर रहूंगी। सुबह हुई तो चौधरी साहब खेतों के विजिट पर चले गए, जबकि मैं हवेली में घूमती फिरती रही थी। मैंने एक मर्द मुलाजिम को अपने पास बुलाया और बोली, तुम इसी गांव के रहने वाले हो, गांव के हर फर्द को, हर घर को जानते हो? तो वो कहने लगा, जी मालकिन, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं बोली, मुझे उन 5 लड़कों के बारे में बताओ जो हर शाम हमारे सर्वेंट क्वार्टर में जाते हैं। मेरी बात सुनकर मुलाजिम घबरा गया था। वो कहने लगा, बेगम साहिबा, मैं तो नहीं जानता। मैंने कहा, अगर तुम्हें ये नौकरी अजीज़ है तो मुझे सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो ये ना हो कि मैं तुम्हें इस घर से भी निकलवा दूं और गांव से भी। मेरी बात सुनकर वो मुलाजिम डर गया था। वो कहने लगा,
ये पांचों लड़के हमारे ही गांव के हैं। ये चौधरी साहब के मज़ारों के बच्चे हैं। पिछले 1 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, मगर किसी को भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आते हैं और क्या काम करते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मुझे उनके घर का एड्रेस समझा दो, तुम्हारी जिम्मेदारी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मुलाजिम डर गया और कहने लगा, बेगम साहिबा, मैं आपको एक मुखलिसाना मशवरा देता हूँ, आप कभी भूल कर भी उन लड़कों के घर जाने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो चौधरी साहब आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। मैं बोली, इस चीज़ की फिक्र तुम मत करो, मुझे बताओ कि उन लड़कों के घर कहाँ है। मुलाजिम ने मुझे 5 लड़कों के घरों का पता बता दिया था। मैंने सोच लिया था कि अब उनके घर जाकर ही मालूम करूंगी कि ये हर रोज़ मेरी हवेली में क्यों आते हैं और मेरे शौहर के साथ वक्त गुजार कर चले जाते हैं। फिर वो थक जाता है और मुझे वक्त देने के लिए उसका मूड ही नहीं होता। मैंने अपनी हवेली की एक मुलाजमा का स्याह बुर्का पहना और हवेली से निकल गई। मुझे हवेली से बाहर जाने में कोई डर नहीं था। ये भी नहीं था कि गांव के रास्तों से वाकिफ नहीं थी। अगर कोई चौधरी की बेटी होती तो जाहिर सी बात है हवेली से निकलते हुए घबराती, लेकिन मेरा सारा बचपन ही गांव के गली कूचों में गुजरा था। मैं हर रास्ते से बखूबी वाकिफ थी। सबसे पहले मैंने असलम के घर जाने का इरादा किया था। जब मैं वहां पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि ऐसा लगता ही नहीं था कि यह हमारे गांव का हिस्सा है। इतना खूबसूरत घर, मैं तो खुद देखकर दंग रह गई थी। असलम के वालिदैन खासे गरीब थे। असलम के वालिद को छोटा सा मर्ज लाहक हुआ था, मगर उनके पास चूंकि इलाज के पैसे नहीं थे तो मर्ज बढ़ता गया और नतीजा उनकी मौत की सूरत में निकला था। उसके बाद उनकी बीवी ने लोगों के कपड़े सी कर अपने बच्चों का पेट पाला था। मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो असलम की वालदा ही बाहर निकली थी। मैंने उनसे कहा, मैं आपसे मिलने आई हूँ। वो कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं आप ही के गांव की लड़की हूँ, घबराइए मत, मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दें। आंटी ने मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया और कहने लगी, हाँ हाँ आ जाओ। मैंने उनके घर में दाखिल होते ही चेहरे से नकाब पलट दिया था और उनसे कहा, मैं चौधरी की बीवी हूँ और उन्होंने मुझे असलम के पास भेजा है। मेरी बात सुनकर असलम की वालिदा रोने लगी थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे। वो कहने लगी, बस बीबी, चौधरी साहब को कह दे कि मेरा बेटा अब और ये काम नहीं कर सकता। उसकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो बीमार पड़ गया है। हमें जितना पैसा चाहिए था हमने कमा लिया है, अब हमें इस काम से बचा लीजिए। मैं बोली, कौन सा काम? किस काम की बात कर रही हैं आप? मेरी बात सुनकर असलम की वालिदा घबरा गई। वो कहने लगी, आपको नहीं पता? मैंने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है। मैंने सोचा कि अगर मैंने कह दिया कि मुझे नहीं मालूम तो ये औरत मुझे असलम की बात नहीं बताएगी। मगर असलम की वालिदा चौकन्ना हो गई थी, इसीलिए उन्होंने कहा, नहीं मैं तो वैसे ही कह रही थी। मैंने लाख बात उगलवाने की कोशिश की मगर उसने कुछ नहीं बताया। इसीलिए मायूस होकर मैं अपनी हवेली वापस आ गई थी। मगर मैं अपना दिल और दिमाग तो असलम की वालिदा के पास ही छोड़ आई थी। न जाने वो इस कदर परेशान क्यों थी। वो अपने बच्चे को किस काम से बचाना चाह रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने अकील से बात की तो वो उल्टा मेरे साथ ही लड़ने लगेगा कि तुम वहां गई क्यों। हो सकता है मुझे तलाक भी दे दें, क्योंकि हम दोनों की शादी अभी नई नई थी। मोहब्बत कोई खास परवान नहीं चढ़ी थी। इसीलिए मैंने दूसरा तरीका आजमाने की कोशिश की थी। मैंने सोच लिया था कि आज रात में उस कमरे में जाकर छुप जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ मैं भागती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ी थी। मुझे यही डर था कि कोई मुझे यहाँ आते हुए देख न ले। बच बचाकर इधर उधर देखते हुए फिर आखिर मैं उस खुफिया कमरे तक पहुंच गई थी। मैं खिड़की के पर्दे के पीछे जाकर छुप गई। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि वो 5 लड़के भी बारी बारी कमरे में दाखिल हुए और उनके पीछे ही मेरा शौहर भी था। मैं बहुत घबरा रही थी कि न जाने आज मुझ पर क्या हकीकत आश्कार होने वाली है। मेरे शौहर ने कमरे में दाखिल होकर अंदर से दरवाजे को लॉक कर लिया था। लड़कों ने शौहर को सलाम किया तो वो मुस्कुरा दिया था। अकील बोला, आज कौन कौन तैयार है? किसी लड़के ने भी हाथ खड़ा नहीं किया था। अकील कहने लगा, अगर तुम लोग रजामंद नहीं हो तब भी तुम्हें यह काम तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर मेरे शौहर ने किसी चीज से कपड़ा हटाया था। वहां 3-4 कैमरे पड़े थे। मैं घबरा गई कि खुदा जाने मेरा शौहर इन कैमरों के साथ क्या रिकॉर्ड करता होगा। फिर उसने असलम को पुकारा था और बोला, पहले तुम आओ। वो आगे बढ़ा तो मेरे शौहर ने सजे सजाए मेज के सामने उसको बिठा दिया था। मैंने गौर से देखा तो वहां चंद खिलौने पड़े थे। अकील कहने लगा, इसकी अनबॉक्सिंग करो। साथ ही उसने कागज भी असलम को थमा दिया था। इस पर तहरीर अल्फाज रट लो और कैमरे के सामने बोलो। इस दौरान काफी देर हो गई थी। फिर अगले लड़के को बुलाया और ग्रीन स्क्रीन के सामने खड़ा करके कुकिंग की वीडियो बनाई गई। मेरा दिमाग सवालों की बोझ से फटने लगा था।
इसीलिए मैं पर्दा सरकाकर सामने आ गई। मेरा शौहर तो मुझे देखकर ही दंग रह गया था। वो बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहां तक पहुंच आई। मैं बोली, गुस्सा मत करें, मुझे बताएं कि यहां क्या कर रहे हैं। मेरा शौहर कहने लगा, निम्रा, तुम्हें तो इल्म हो गई, मैं ज़मीनों के मामलात अच्छे से नहीं देख पाता। मेरी फसलें भी ख़राब हो जाती हैं। मुझे ज़मीनों से ज़्यादा मोबाइल और कंप्यूटर का शौक़ था। मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखा करता था, तो सोचा कि मुझे भी यही काम करना चाहिए। ये पांचों बच्चे मेरे पास खेतों में काम के लिए आते थे, मगर मैंने इनसे काम लेने से इनकार कर दिया। मैंने सोचा कि इनकी उम्र यूं ही खेती बाड़ी में गल जाएगी। मैं इन बच्चों के साथ यूट्यूब वीडियोस बनाने लगा। इनको लोगों ने बहुत सराहा। बहुत जल्दी हम कामयाब हो गए थे। मैंने 5 यूट्यूब के चैनल बनाए, बहुत मेहनत की। इन बच्चों को स्क्रिप्ट मैं लिख कर देता हूँ, वीडियो मैं बनाता हूँ, एडिट भी मैं ही करता हूँ। मगर ये पिछले कुछ अरसे से बागी हो गए हैं। कहते हैं कि आप हमारी शक्ल इस्तेमाल करके ज़्यादा पैसे बना रहे हैं और हमें कम दे देते हैं। मैंने अब हर वीडियो के बाद इनका मुआवजा भी देना शुरू कर दिया है। इनके वालिदैन मेरे पास आकर कहते हैं कि कैमरे के सामने बैठने से हमारे बच्चों की सेहत ख़राब हो रही है, इनकी वीडियोस मत बनाया करें। ये मजदूर के बच्चे हैं, मजदूरी करेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे। मैं बोली, अकील, आप किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर ये बच्चे काम नहीं करना चाहते तो इनको इनके हिस्से के पैसे देकर जाने दें। मेरे शौहर ने मेरी बात मान ली थी। वो लड़के खुशी खुशी अपने घरों की जानिब चले गए थे। अकील कहने लगा, मेरा जरिया आमदन ही यूट्यूब है। मैं इन बच्चों की वजह से बहुत परेशान था, इसी वजह से तुम्हें भी वक्त नहीं दे पा रहा था। हर चीज़ से जैसे दिल अचाटी हो गया था। अब बच्चे तो चले गए, मेरे चैनल भी डूब जाएंगे। मैं बोली, ऐसा नहीं होगा, आप खुद ही इन बच्चों की जगह बैठकर वीडियोस बनाया करना और मैं इस तरह एडिट कर दिया करूंगी कि जैसे छोटे बच्चे ही वीडियो बना रहे हो। अकील कहने लगा, मगर कैसे? मैं बोली, आप फिक्र न करें, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मैं एआई के ज़रिए ये काम करूंगी। हम दोनों मियाँ बीवी ने ये काम शुरू किया तो हमें पहले से ज़्यादा तरक्की मिली थी। मेरा शौहर बहुत खुश था। वो अपनी कमाई से आधा हिस्सा मुझे देने लगा था, जो मैं अपनी वालिदा को दे आती थी। हम दोनों मियाँ बीवी का रिश्ता भी पहले से मजबूत हो गया था। मैं बेइंतहा खुश हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।